स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी के साथ दोस्तों एसबीआई की ओर से ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आ रही है, तो वहीं पबजी खेलने वालों के लिए भी पबजी कॉर्पोरेशन की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ, अब इस दिन तक पबजी की भारत में होगी रीलॉन्चिंग। साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब इस प्रकार से लगाया जाएगा टीका, जाने कब और कैसे सरकार करेगी इस योजना की शुरुआत। साथ ही दोस्तों यदि आपके पास भी एक पुरानी गाड़ी है तो यह नया नियम जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों दिवाली से पहले आपके पीएफ अकाउंट में आने वाला है पैसा, इन 4 तरीकों से चेक कर सकते हैं अपना बैलेंस। वहीं दोस्तों कोरोना काल में बढ़ती फीस को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जी हाँ, अब प्राइवेट स्कूल हुए अनिश्चित काल के लिए बंद। तो इन खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। पहली खबर, कोरोना वायरस के खिलाफ व्यापक टीकाकरण की तैयारी, जानिए कब, कहां और कैसे लगेगा टीका। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ अभी कोई टीका या वैक्सीन अंतिम रूप में विकसित तो नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार ने टीकाकरण के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। यह तय किया गया है कि स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पंचायत भवनों और इसी तरह से अन्य परिसरों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे अभियान पर नजर रखेगा। वहीं लाभार्थियों के लिए एक QR कोड भी जारी किया जाएगा। साथ ही कोरोना महामारी पर गठित विशेषज्ञ समूह ने व्यापक मंत्रणा के बाद टीकाकरण अभियान को लेकर एक खाका तैयार किया है। इसके मुताबिक राज्य सरकारों को ऐसे भवनों की पहचान करनी होगी जिनका विशेष कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के तहत टीका लगाने के लिए बूथ के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यह अभियान मौजूदा वैश्विक टीकाकरण अभियान के समानांतर चलेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिवाली से पहले आपके पीएफ अकाउंट में आने वाला है पैसा, इन 4 तरीकों से चेक कर सकते हैं बैलेंस। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO दिवाली से पहले 8.5% की ब्याज की पहली किस्त पीएफ अकाउंट में जमा कर सकता है। सितंबर में ही EPFO के केंद्रीय बोर्ड ने कहा था कि 31 मार्च 2020 तक खत्म हो रहे वित्त वर्ष के लिए ब्याज का भुगतान इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा। इस ब्याज को पहले 8.15% और फिर 0.35% के 2 भागों में बांटा जाएगा। वहीं कोरोना वायरस महामारी की वजह से EPFO की कमाई पर बुरा असर पड़ा था। इसके बाद केंद्रीय बोर्ड ने ब्याज दर का रिव्यू किया था। रिव्यू के बाद बोर्ड ने सरकार से ब्याज दर 8.50% रखने की सिफारिश की थी। श्रम मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी थी। वहीं बयान में कहा गया था कि 8.50% की ब्याज में 8.15% कर्ज से होने वाली कमाई से आएगा, जबकि 0.35% की रकम ETF की बिक्री के जरिए जुटाया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल में बढ़ती फीस को लेकर विवाद, प्राइवेट स्कूल हुए अनिश्चित काल के लिए बंद। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रदेश भर के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। दरअसल प्रदेश भर में 50,000 से अधिक प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने के साथ स्कूलों को भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। इस दौरान जिन बच्चों की फीस आएगी उनका ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE के परीक्षा आवेदन भरे जाएंगे। ऐसे में RBSE ने 20.50 लाख और CBSE ने 50,000 से अधिक छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया है तथा यह सब फीस वसूलने को लेकर हो रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी वाराणसी को देंगे 33 परियोजनाओं की सौगात, 9 नवंबर को होगा कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 33 परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। 9 नवंबर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत वे वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए स्मार्ट काशी की नींव रखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी शहर के सभी वार्डों के पुनर्विकास की योजना का शिलान्यास करेंगे। शहर में 128 करोड़ की लागत से 3000 एडवांस सर्विलांस कैमरे लगाने की योजना का भी शिलान्यास पीएम मोदी के हाथों में है। बता दें कि 9 नवंबर को सुबह 10:30 पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। SBI ने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, इस दिन नहीं कर पाएंगे नेट बैंकिंग का इस्तेमाल।
जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक है और ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो रविवार 8 नवंबर को आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एसबीआई अपने ग्राहकों के ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है। इस कारण ग्राहकों को 8 नवंबर को एसबीआई बैंकिंग, एसबीआई योनो और योनो लाइट सेवा का उपयोग करने में परेशानी हो सकती है। स्टेट बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए जरूरी हुआ फास्टैग। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी कर दिया है। 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए MN श्रेणी के 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1999 में संशोधन किया गया। मंत्रालय ने इसे लेकर बीते 6 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी थी। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1999 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से नए 4 पहिया वाहनों के सभी तरह के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। वाहन भी निर्माता या उनके डीलर फास्टैग की आपूर्ति कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ड्रग्स केस में सोविक ने तीसरी बार दायर की जमानत याचिका, कोर्ट के फैसले का दिया हवाला। दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े नशीले पदार्थों के मामले में गिरफ्तार सोविक चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए यहाँ एक विशेष अदालत में एक बार फिर जमानत याचिका दायर की है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई सोविक को सितंबर में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद ये सोविक की जमानत पर रिहा होने की तीसरी कोशिश है। इससे पहले विशेष अदालत और बम्बई उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका एक खारिज कर दी थी। सोविक ने स्वापक नियंत्रण एवं मन प्रभावी पदार्थ यानी एनपीएस अधिनियम संबंधित मामलों की सुनवाई कर विशेष अदालत के समक्ष हाल में याचिका दायर कर शीर्ष अदालत के हालिया आदेशों का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि एनसीबी अधिकारियों के समक्ष किए गए इकबालिया बयानों को सबूत नहीं माना जा सकता। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पबजी के दीवानों के लिए आई अच्छी खबर, कंपनी ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, पबजी खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। पबजी कॉर्पोरेशन ने अपने पॉपुलर गेम को भारत में रीलॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और इसकी आधिकारिक घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। बताते चले कि भारत चीन सीमा विवाद के बाद पबजी समेत 224 ऐप को बैन कर दिया गया था। पबजी ने 30 अक्टूबर से ही भारत में चल रहे सर्वर को बंद कर दिया। टेक वेबसाइट टेलीकॉम टाल के अनुसार पबजी को भारत में दोबारा लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पबजी कॉर्पोरेशन इस पॉपुलर गेम को भारत में दोबारा लॉन्च करने के लिए एक ग्लोबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत कर रही है ताकि डेटा से जुड़े मुद्दे पर ठोस इंतजाम किया जा सके। इसके अलावा खबर यह भी है कि पबजी कॉर्पोरेशन देश के कुछ इंटरनेट स्ट्रीमर्स से भी बातचीत कर रही है। दिसंबर महीने तक पबजी को रीलॉन्च किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर, सी वोटर के सर्वे में महागठबंधन को 120 व एनडीए को 116 सीट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे चरण के मतदान के बाद से ही वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब सभी को मतगणना वाले दिन यानी 10 नवंबर का इंतजार है। तीनों चरण में उम्मीद से अधिक मतदान हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार लगातार चौथी बार वापसी करने में सफल होते हैं या जनता बदलाव कर तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपती है। इससे पहले न्यूज चैनल्स एग्जिट पोल आ चुका है। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन महागठबंधन को सबसे अधिक 120 सीटें मिल रही है। वहीं एनडीए को 116 सीट, एलजेपी को 1 और अन्य को 6 सीट मिल रही है। बिहार विधानसभा में 243 सीटों और बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी जीत, यूएन की महत्वपूर्ण कमेटी में चुनी गई इमरान खान की पोल खोलने वाली विदिशा मैत्रा। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को जनरल असेंबली के सहायक अंग प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। मैत्रा ने 126 वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को केवल 64 वोट मिले। 193 सदस्यीय महासभा सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति करती है। सदस्यों का चयन व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूएस इलेक्शन, जो बाइडेन की जीतने पर पहली बार ट्रंप का आया बयान, ये चुनाव नहीं अभी खत्म हुआ। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो बाइडेन को किसी भी राज्य में आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित नहीं किया गया है। एसटी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अमेरिका को उनके हक और लोकतंत्र की मांग के अनुसार ईमानदार मतगणना नहीं मिलती। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।